हाँ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटा। देखिए लास्ट क्लास में हमने कुछ मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। नॉर्मलिटी तो खैर हमने डायरेक्ट थ्योरेटिकल पोर्शन ही पढ़ा था ओनली, है ना, ठीक है। और बाकी जो रहा W/W यानी वेट बाय वेट बोले तो द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इन सब चीज़ों को मिला करके बता दिया था आपको ना, ठीक है। तो उसके न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब आगे हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना। हाँ तो हेडिंग डालना बेटा विलेयता। विलेयता, सोल्युबिलिटी, विलेयता है ना, सोल्युबिलिटी। देखो बेटा विलेयता क्या होती है, ये आपके पास में विलायक है, ठीक है। विलायक को नॉर्मली ए से लिखते हैं। इस विलायक में हम मिला रहे हैं विलेय, सही है। अब कितना विलेय घोल सकते हो आप इसमें, घोलते गए तो विलायक की एक निश्चित मात्रा ले लो, है ना। ताप वगैरह हम कोई चेंज नहीं करें, ताप भी सेम रख रहे हैं कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो विलेयता चेंज होती है, सही है, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, ताप आप सब फिक्स कर लिया, विलायक फिक्स ले लिया, विलेय घोलते गए तो विलेय की जो अधिकतम मात्रा घुलेगी, विलेय की जो अधिकतम मात्रा घुलेगी वही क्या कहलाएगी, विलेयता। क्लियर हुई बात। क्या कहा मैंने, विलायक लिया, विलेय को घोलना स्टार्ट किया, निश्चित विलायक में निश्चित ताप पर विलेय की जो अधिकतम मात्रा विलायक में घुल सकती है वही उस विलायक की विलेयता कहलाती है, उस विलयन की विलेयता कहलाएगी ना। विलायक की नहीं, विलयन की, पूरा विलयन है, उसमें अधिकतम कितना विलेय घुला हुआ है वही उसकी विलेयता है। समझ में आई बात, है ना। तो ये तो बात हुई विलेयता की। विलेयता के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा था, ये स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, सही है ना। कौन कौन से थे, एक बार नाम बताओगे। विलेयता के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा था, समांगी विषमांगी, ये था क्या, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, है ना। टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, तीनों के तीनों कौन कौन से थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो यहाँ अब हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक। तो विलेयता समझ में आ गई। विलायक लिया, विलेय को घोलना स्टार्ट किया, अधिकतम मात्रा विलेय की कितनी घुल रही है वही इसकी विलेयता कहलाएगी। ताप वगैरह हम निश्चित रख लेंगे, फिक्स रख लेंगे, ये विलायक भी फिक्स रखेंगे, ऐसे नहीं विलायक और मिला दिया तो और घुल जाएगा, है कि नहीं। तो इसको भी फिक्स कर लिया, ताप भी फिक्स कर लिया, और घोलते गए अधिकतम घुल गया, जो अधिकतम मात्रा घुली वही उसकी विलेयता, है ना। नॉर्मली विलेयता को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस, ओके, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखो बेटा, लिखिए, विलेय की वह अधिकतम मात्रा विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की किसी विशेष मात्रा में, जो विलायक की किसी विशेष मात्रा में विलायक की विशेष मात्रा में निश्चित ताप पर घोली जा सके, निश्चित ताप पर घोली जा सके, उसे विलेयता कहते हैं। उसे विलेयता कहते हैं। अब देखो हटाओ ना, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब हेडिंग डाल दो इसी में ना, सब कुछ विलेयता में ही चल रहा है ना।
फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी है ना, कौन कौन से कारक है जो विलेयता को प्रभावित करते हैं, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। बेटा देखो 3 कारक हैं जो इस विलेयता को प्रभावित करते हैं। एक तो होता है विलेय तथा विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलेय और विलायक, इनका नेचर कैसा है, इनकी प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर, है ना। दूसरी बात करेंगे बेटा ताप, मतलब ताप पर भी निर्भर करती है, टेम्परेचर पर। एंड तीसरा जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दाब, दाब पर भी निर्भर करती है। उम्मीद है तीनों बात समझ में आई, है ना। विलेयता 3 कारकों पर निर्भर करती है। विलेय और विलायक जो हम घोल रहे हैं आपस में, उनका प्रकृति कैसी, उनका नेचर कैसा है। दूसरा टेम्परेचर कितना है, कम ज़्यादा है तो कम ज़्यादा रहेगा। तीसरा है दाब, दाब के हिसाब से भी विलेयता प्रभावित होती है ना। अब कैसे कैसे होती है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी तो केवल नाम बताया ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, या इनमें से कौन सा कारक है जो विलेयता को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन आ जाते हैं 4, समझ जाना। विलेय विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं, दाब पे करते हैं। इसके अलावा और कुछ है तो उस पर विलेयता प्रभावित नहीं होगी। क्लियर। अब सुनो, विलेय और विलायक की प्रकृति की बात करें बेटा, देखो एग्जैक्टली क्या होता है ना, प्रकृति का मतलब क्या है। प्रकृति से हम यहाँ मतलब देते हैं बेटा, एक होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ये तो आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट बताया था क्या, कहाँ पढ़ा था हमने, ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा था ना, है ना। जैसे H2O है, आपको बताया था H2O कैसे बेटा, H+ और OH- में टूट जाता है, इसका मतलब ये ध्रुवीय है। NaCl की पूछूं तो आप बोलोगे कि सर ये तो Na+ और Cl में टूट जाता है, मतलब ये भी ध्रुवीय है। पर मैं बोलूँ बेंजीन कैसा है, आप बोलोगे सर इसमें कोई टूटने वाला सिस्टम नहीं है, तो ये कैसा है, अध्रुवीय है। समझ में आ रही बात, है ना। ठीक है, नेफ्थलीन होता है ऐसे ही, नेफ्थलीन, है ना। एंथ्रासीन होता है, 2 बेंजीन 3 बेंजीन ऐसे जुड़ जाती है ना आपस में, एक बेंजीन के पास एक और रिंग बना दो जोड़ते हुए, है ना, ऐसे वो नेफ्थलीन होती है, एक और जोड़ 3 बना दो, एंथ्रासीन होती है, इस तरीके से ना। ठीक है, तो नेफ्थलीन भी होता है, एंथ्रासीन भी होता है, ये सभी प्रकृति कैसी होती है, अध्रुवीय। ठीक है, बाकी अब देखो तो क्या होता है ना, प्रकृति ध्रुवीय और अध्रुवीयता के आधार पर बात करते हैं, तो सेम प्रकृति जिसकी होगी वो सेम को ही घोलता है ना। सेम को घोलेगा, समान प्रकृति वाले को ही घोलता है, समान ही आपस में क्या होते हैं बेटा, घुलेंगे। जो सेम नेचर के होंगे वही घुलते हैं आपस में ना। एक पढ़ने वाला स्टूडेंट दूसरा पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो ही आपस में अंडरस्टैंडिंग बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। एक तो पढ़ने का काम नहीं है उसका, है पूरी क्लास में उठागिरी करना, एक है पढ़ने वाला, तो आपस में उनकी बनेगी नहीं जल्दी से, मतलब सेम कोई बनेगी आपस में ना। और दोनों ही ऐसे मिल जाए कि हाँ बस ठीक है क्लास डिस्टर्ब करनी है तो माशाल्लाह बढ़िया जोड़ी बन रही है कि नहीं, सही है ठीक। तो समान को घोलेगा, कुल मिला के बात ये क्लियर होती है ना। तो यानी ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय में घुलेगा। तो सेम होंगे तो इनकी जो विलेयता होगी वो ज़्यादा होगी, अलग अलग हुए तो विलेयता कम हो जाती है, नगण्य हो जाती है, यूँ मान लो, है ना। तो अगर आपसे बोलूँ H2O के अंदर NaCl घुलता है, हाँ घुलता है बिल्कुल। क्यों, H2O अध्रुवीय है, H2O ध्रुवीय है, NaCl भी कैसा है, ध्रुवीय, दोनों ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय होगा तो ध्रुवीय आपस में घुल जाएंगे। पानी नमक को घोलो आराम से घुल जाते हैं। ऐसे ही बेंजीन के अंदर अगर मैं नेफ्थलीन घोलूंगा तो घुल जाएंगे भाई, ये भी कैसा है, अध्रुवीय, ये भी कैसा है, अध्रुवीय घुलेगा। समझ में आई बात, है ना। लेकिन मैं बात करूं H2O के अंदर बेंजीन घोलूं या बेंजीन में NaCl घोलूं या H2O के अंदर नेफ्थलीन घोलूं, एक इधर से उठाऊं एक इधर से उठाऊं, तो ये आपस में घुलेंगे नहीं, इनकी विलेयता बहुत कम होती है। ठीक है, हाँ, तो कुल मिला के बात यही आती है ना, तो समान को घोलता है, ये बात इसमें समझ में आई। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल एक तो हो गया, H2O किस में घुल जाता है बेटा, NaCl में, तो ये सेम हो गए। इसका एग्जाम्पल हो गया बेंजीन, है ना, बेंजीन किस में घुल जाता है, दो नेफ्थलीन ले लो, एंथ्रासीन ले लो, कोई सा भी ले लो ना, नेफ्थलीन या एंथ्रासीन। ठीक है, ओके। अब ताप की बात करते हैं बेटा, दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर पर कैसे इफेक्ट करता है। देखो ताप के आधार पर अभिक्रिया दो अलग अलग प्रकार की होती है, एक होता है ऊष्माक्षेपी और दूसरा होता है ऊष्माशोषी। ये बात आप जानते हो, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी 2 टाइप की अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा बाहर निकलेगी, ऊष्माशोषी मतलब अभिक्रिया में ऊष्मा चाहिए। क्षेपी मतलब ऊष्मा बाहर निकालनी है। सपोज मान लो मैं ए की रिएक्शन करा रहा हूँ, बी के साथ में कोई प्रोडक्ट बन रहा है सी, बना दी और ऊष्मा बाहर निकल गई। क्लियर है बात,
ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा की जरूरत है। ए और बी की अभिक्रिया कराई मैंने, तो इस अभिक्रिया में जब ऊष्मा दूंगा ना तभी प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर बात है ना। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखो बेटा, समझो आप, है ना। क्या होता है, ऊष्मा छेपी की बात कर रहा हूं। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या चाहती है, ऊष्मा बाहर निकले। उसके फेवर के कंडीशन क्या है, जिसमें ऊष्मा में कमी हो, है ना। ऊष्मा को मैं ताप से लिंक कर सकता हूं, भाई ऊष्मा में कमी हो रही मतलब ताप कम हो रहा है उसका। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया ऐसी चाहती है कि कोई भी अभिक्रिया कब होगी, जब उसके ताप में कमी आएगी। कोई अभिक्रिया कब होगी, जब उसके ताप में कमी आएगी। अब मैं सीधा सीधा विलेयता से लिंक कर रहा हूं, तो ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया उस कंडीशन को फेवर करती है जिसमें टेम्परेचर कम हो। मतलब अगर ऊष्मा छेपी में आप ताप कम करोगे तो विलेयता बढ़ती है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या चाहती है, ऊष्मा को बाहर करना, तो उसकी अभिक्रिया में तो ऊष्मा कम हो गई ना, मतलब ये क्या चाहती है, ताप कम हो। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, इस अभिक्रिया के लिए जब ताप कम होता है ना तो विलेयता ज्यादा होती है। मतलब जो कंडीशन इसके फेवर की है ना, वो कंडीशन कर दो टेम्परेचर की, तो विलेयता बढ़ जाती है। ऊष्मा शोषी क्या चाहती है, ऊष्मा शोषी चाहती है टेम्परेचर मिले, बढ़ना चाहिए, ऊष्मा बढ़नी चाहिए, इसकी टेम्परेचर मिले, तो मिलेगा तो इसके फेवर की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में विलेयता बढ़ेगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ताप बढ़ाऊंगा तो विलेयता बढ़ेगी। समझ में आई बात। मतलब ये है कि ताप बढ़ाने पर फिक्स नहीं है अभिक्रिया में विलेयता घटेगी कि बढ़ेगी, वो देखना पड़ेगा अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी है। अगर अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है तो हम समझ जाएंगे ताप कम कर दो विलेयता बढ़ेगी। अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर ही विलेयता बढ़ेगी, ताप कम कर दिया तो विलेयता कम हो जाएगी। समझ गए। मतलब यहाँ तो समानुपाती रिलेशन आ रहा है और यहाँ कैसा आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, है ना। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आप समझ गए बेटा, इस तरीके से लिखेंगे टी समान 1/s और समानुपाती मतलब टी समानुपाती s। क्लियर हुआ। ये अब रिलेशन किसमें आया, ऊष्मा छेपी में ताप कम करो विलेयता ज्यादा, ऊष्मा शोषी में ताप बढ़ाओ विलेयता ज्यादा। शोषी मतलब बढ़ाना है तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाओगे विलेयता भी बढ़ेगी। आई थिंक सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। अच्छा, सामान्य रूप से जब गैसों की बात करते हैं ना बेटा, तो गैसें क्या होती है ना, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है गैसों में। यानी किसी भी गैस को आप घोल रहे हो, इसके अंदर विलायक में किसी भी गैस को घोल रहा हो ना, तो ये क्या करता है, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। मतलब ये वाला रिलेशन बन रहा है, ताप बढ़ाने पर विलेयता घट रही है, मतलब इनवर्स रिलेशन ये ना। कहने का मतलब ऊष्मा छेपी टाइप की अभिक्रिया होती है जब किसी गैस को घोलते हो ना आप द्रव में, तो वो अभिक्रिया। मतलब किसी भी द्रव के साथ में किसको घोल रहा हूं मैं, गैस को। जब भी गैस घुलती है ना तो ये अभिक्रिया ज्यादातर कैसी होती है बेटा, मैक्सिमम केस में ऊष्मा छेपी होती है। मैक्सिमम केस में कैसी होती है, ऊष्मा छेपी। तो आपसे पूछे किसी भी द्रव को गैस में घोला गया है तो बताओ उसकी विलेयता कम होगी कि ज्यादा होगी ताप बढ़ाने पर। तो ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होती है, ताप कम करोगे तो विलेयता ज्यादा होती है, क्योंकि ऊष्मा छेपी और ऊष्मा छेपी में कैसा रिलेशन आता है, व्युत्क्रमानुपाती। एक बढ़ाओगे तो दूसरा कम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए गैस की जब भी बात करोगे तो गैस तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का ही टाइप है एक तरीके से, है ना। बाकी ठोस है तो ठोस कैसा भी हो सकता है, ऊष्मा छेपी या ऊष्मा शोषी। क्लियर हुआ ना, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं बेटा, दाब। देखो दाब की बात करें तो तीन कंडीशन होती है, तीन स्टेट होती है ना, एक सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है और एक गैस। किसी भी पदार्थ की तीन स्थितियां होती है, ठोस द्रव गैस जो भी होगा उसमें से ना। अब क्या होता है ना, ठोस और द्रव तो लगभग असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब क्या है बेटा, कि आप इस पर दाब डालो, ठोस के पार्टिकल तो ऑलरेडी पास में, अब मैं इस पर और प्रेशर डालूं कितने पास जाएंगे। असंपीड्य का मतलब जैसा है वो अपनी स्थिति में रहेगा, अणु और ज्यादा पास नहीं आ सकते। यही हाल लिक्विड का है, हालांकि थोड़े डिस्टेंस होती है पर इतने भी ज्यादा नहीं होते, लगभग असंपीड्य ही होते हैं। लेकिन जो गैस होती है ना, गैस के अणु दूर रहते हैं। भाई ये मान लो ये इधर मैंने बनाया गैस के अणु है, ज्यादा ही पास बना दिए गैस को, है ना। ये गैस के अणु मान लो इस तरीके से ना, ठीक है। अब मैं इनको थोड़ा सा दाब डालूंगा बाहर से, तो बिल्कुल इसको कम कर सकता हूं मैं, थोड़ा सा कम एरिया में आ सकते हैं। बलून का एग्जाम्पल ले लो बेटा, सही है ना। तो उस गैस को अगर मैं दाब दूं तो ये अणु और पास आ जाएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है ना, गैस के लिए ही प्रभावित होता है, ठोस और द्रव में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन पर तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गैस पे पड़ेगा। अब गैस में आपको पता है बेटा, देखो सपोज अभी मैंने कोई दाब नहीं लगाया तो इसके अंदर कितने अणु आ रहे हैं, ये आएंगे, है ना, ठीक है। मतलब ऐसे मान लो इसके पास में भाई ये अणु इस तरीके से गैस पड़ी हुई है, ये गैस है ना। मैं इस लिक्विड में इस गैस को घोलना चाह रहा हूँ। अभी तो नॉर्मल जो घुलेंगे, अब मैंने इधर से दाब लगाया तो ज्यादा अणु इसके लिक्विड के पास जाएंगे,
बात समझ में आ रही है? अभी तो नॉर्मल केस ऐसा है, तो जितने अणु आ रहे हैं वो आगे इसके अंदर घुल रहे हैं ना, लेकिन जब मैं इधर से दाब लगाना स्टार्ट करूंगा तो और ज़्यादा अणु इसके अंदर आएंगे, मतलब इसकी विलेयता को बढ़ाते हैं। सीधी बात है, जब भी आप है ना दाब बढ़ाओगे तो विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। किस केस में? जब गैस होगा, अदरवाइज ठोस और द्रव में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लगभग असंपीड्य होते हैं, इसलिए इनका प्रभाव नगण्य होता है। लेकिन अगर गैस है तो गैस में दाब बढ़ाओ विलेयता बढ़ती है, दाब कम कर दो विलेयता भी कम हो जाएगी, समानुपाती रिलेशन आता है। कुल मिला के बातें तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना? मैं वापस रिपीट कर देता हूँ क्या क्या पढ़ा अपन ने। विलेयता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। पहला है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। अब इनकी प्रकृति कैसी? या तो ध्रुवीय होगा या अध्रुवीय। ध्रुवीय के एग्जाम्पल H2O, NaCl। अध्रुवीय के एग्जाम्पल बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। क्या कहते हैं बेटा? समान समान को घोलता है, तो ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा, है ना? तो इसके जो भी एग्जाम्पल उनको आपस में घोल देना। और एक एग्जाम्पल ऐसा भी बता सकते हो कि H2O बेंजीन में नहीं घुलता, अविलेय होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, ऐसे बेटा एक एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये पॉलीमर्स जो होते हैं ना, आप देखना, जैसे पेट्रोल लेना, अगर ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो, थोड़ा सा पेट्रोल ले लेना और ये थर्माकोल आता है, थर्माकोल का टुकड़ा उसमें पटकना, तुरंत तेजी से विलय होता है, बिल्कुल पिघल जाए ना, वो विलय हो रहा है उसके अंदर, डिजोल्व हो रहा है उसके अंदर, है ना? लेकिन वहीं थर्माकोल को पानी के अंदर पटकना, विलय नहीं होगा, है कि नहीं? तो वो ये सेम प्रकृति को बोलता है, समझ रहे हो, है ना? पानी की प्रकृति कैसी है समझ गए होंगे आप। पानी की पता है तो अब समझ जाना थर्माकोल की कैसी प्रकृति होगी, अपोजिट होगा। एग्जैक्टली वो पॉलीमर है लेकिन वो उसी का है ना। ऐसी बलून की बात है बेटा, बलून जो होते हैं ना वो भी बिल्कुल सेम टू सेम होता है, ठीक है? ये तो आपने देखा होगा कई जादू टाइप में भी दिखाते, कुछ नहीं, एक हाथ से बलून फैला देते हैं और इतनी दूर रखते हैं और यूँ छींटे मारते हैं, कुछ नहीं, केरोसिन में थोड़ा, उसमें पेट्रोल में थोड़ा सा हाथ डुबा लेते हैं, 2-4 अगर बूंदे उस पर पड़ जाती है, वो जहाँ बलून पे पड़ेगा ना बूंद, वो उसको घोल देगी यानी वो पिघल गया उस जगह का, फूटे गई, है ना? तो ऐसे बलून को दूर रखते और ऐसे करते वो फूट जाता है, जादू दिखाने के काम आता है। जादू कुछ नहीं, वो ये है ना, ध्रुवीय ध्रुवीय को, अध्रुवीय अध्रुवीय को, ठीक है? ताप की बात करें, 2 टाइप की अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी क्या चाहती है? ऊष्मा बाहर निकले, मतलब ताप कम हो। इसका मतलब ताप कम होगा तो विलेयता बढ़ेगी, ताप कम होगा तो विलेयता बढ़ेगी, ताप कम होगा तो विलेयता बढ़ेगी ऊष्माक्षेपी में। ऊष्माशोषी, शोषी मतलब ऊष्मा अवशोषित हो, मतलब ताप बढ़ाना है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। जो जो इनके फेवर की कंडीशन है वही लेना है ना? ठीक है। इसमें एक पॉइंट और बताया मैंने कि अगर कभी भी गैस को आप डिजोल्व कर रहे हो तो वो जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब है ताप बढ़ाओगे तो विलेयता कम होती है। क्लियर हुआ ना? ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट पड़ा दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव सीधी सीधी बात है, ठोस और लिक्विड पर तो नहीं लगता, सॉलिड और लिक्विड पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि लगभग असंपीड्य होते हैं, लेकिन गैस पर पड़ता है। गैस पे कैसे पड़ता है कि गैस के अणु ज़्यादा आ जाएंगे, मतलब जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे विलेयता बढ़ती है, सीधी बात है। गैस में दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। लेकिन ये नियम यहीं खत्म नहीं होता, इसको और अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसका अलग से एक नाम है हेनरी का नियम, है ना भाई। दाब का जो प्रभाव है वो यहीं खत्म नहीं होता, ये तो एक लाइन में समझ गए हम, लेकिन इसको और अच्छे से समझाएंगे। वो कौन सा नियम बताएंगे बेटा? हेनरी नियम। ठीक है, तो ये अभी इसी के बाद में डिस्कस करेंगे हम। तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे ना? अब इनको लिखवा देते हैं फिर आगे पढ़ेंगे ना। हेडिंग तो डाल ही लिया आपने, फैक्टर्स दैट्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, है ना। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग डाल ली। इसमें पहला पॉइंट लिखो, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलेय तथा विलायक की प्रकृति। लाइन लिखो बेटा। प्रकृति के आधार पर अवयव 2 प्रकार के होते हैं। अवयव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक। अच्छा, मैं इनकी डेफिनेशन लिखो ना, आप जानते हो बेटा अच्छे से, है ना, तो आपको कुछ नहीं लिखना है। पहले पॉइंट में लिख लो ध्रुवीय और उसके दोनों एग्जाम्पल लिख लो, H2O और NaCl। समझ गए? इसमें पहला पॉइंट लिख दो, ए करके लिख लो, ध्रुवीय H2O और NaCl, 2 एग्जाम्पल लिख लेना। H2O तथा NaCl लिख लिए, ध्रुवीय के अंदर, है ना। ध्रुवीय में 2 एग्जाम्पल लिख देना बेटा, H2O और NaCl।
दूसरा करें, दूसरा लिखो बेटा अध्रुवीय, अध्रुवीय। इसमें लिख देना बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, नाम लिखना, बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। हो गया, ठीक है। इसके बाद लिखो समान प्रकृति का अवयव, समान प्रकृति का अवयव समान प्रकृति वाले अवयव को ही विलय करता है। समान प्रकृति का अवयव समान प्रकृति वाले अवयव को ही विलय करता है, अर्थात समान समान को घोलता है। इसे 2 बार लिख लेना बेटा ना, समान समान को घोलता है, डिजोल्व लाइक डिजोल्व है ना। समान समान को घोलता है। उदाहरण में लिखो, उदाहरण नंबर 1, H2O तथा NaCl, H2O तथा NaCl। आगे लिख दो अधिक विलय। क्यों होते हैं समझ गए ना अब तो। एग्जाम्पल में क्या कह रहा हूं बेटा मैं, H2O तथा NaCl। बताओ इनको मैं विलय करूंगा तो क्या होगा, कम विलय होंगे कि ज़्यादा होंगे, ज़्यादा। तो इस तरीके से प्लस करके लिख दो, या फिर तथा लिखा है तो तथा लिख दो ना, ऐसे लिख दो। आगे अधिक विलय, आगे लिख देना इसमें अधिक विलय। लिख दिया। एक और लिखो, बेंजीन प्लस, दूसरा कौन सा ले लो, इसमें से ले लो नेफ्थलीन, बेंजीन प्लस नेफ्थलीन, इसमें भी लिख देना अधिक विलय, बेंजीन तथा नेफ्थलीन अधिक विलय। तीसरा लिखो, अब एक एक इधर से ले लेते ना, एक इधर ध्रुवीय में से, एक अध्रुवीय में से। कौन सा लिखे एग्जाम्पल आप बता दो, जो भी आपकी मर्जी करे, दोनों में से एक उठा लो। H2O तथा बेंजीन, तो इसमें लिख देना अल्प विलय या अविलय भी लिख सकते हो आप, है ना। H2O तथा बेंजीन ये कैसे होंगे भाई, कम विलय होंगे या विलय होंगे ही नहीं, अविलय भी लिख सकते हो, अविलय या अल्प विलय। उम्मीद है फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। सेकंड हेडिंग डालो बेटा, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। हाँ, इसमें लिखो ताप के आधार पर, ताप के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। ताप के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। पहली लिखो बेटा, अब ए और बी करके लिखेंगे इसमें ना। पहली लिखो ऊष्माक्षेपी। अच्छा, क्या होती है वो नहीं समझाना चाहता मैं आपको ना, आप जानते हो वो चीजें। पहली लिखो ए करके लिखो ऊष्माक्षेपी, लिख दिए, है ना। अच्छा, इसमें केवल इतना लिख दो, इससे समझ जाओगे बेटा। ऐसे लिखूंगा नहीं कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है, सब जानते हो आप, है ना। ए प्लस बी और आगे जो भी प्रोडक्ट बनाए सी, उसके साथ प्लस में ऊष्मा लिख दी, बस इतना लिख लो, तो इससे समझ में आ जाएगा ना। लिख लिए, लिखो। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, लिख दिए।
ये लिख दो, अर्थात T समानुपाती 1/s, T समानुपाती 1/s लिख दिए, है ना। अच्छा, इसी में इस पॉइंट को भी लिखवा देता हूं मैं, ना। लिखो, सामान्य रूप से, इसी में पहले पॉइंट में लिख रहे हैं ना, सामान्य रूप से जब किसी गैस को द्रव में विलय किया जाता है, जब किसी गैस को द्रव में विलय किया जाता है तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अतः ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता कम होती है, ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता कम होती है। ये जो बात करी है बेटा हमने इसकी करी है ना, द्रव प्लस गैस का मिश्रण जो होता है उसमें गैस को घोल रहे हैं ना, तो गैस वाली हमेशा क्या होता है, ताप बढ़ाने पर विलेयता कम ही होती है। ध्यान रखना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है इसलिए ना। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट लिखो, ऊष्माशोषी, बी करके लिखो ऊष्माशोषी, और ऊष्माशोषी में पहले इसको लिख देना जो पहले वैसे उसमें लिखा था वैसे इसको। हाँ भाई, लिख दिया क्या? इसको लिख दिया ना। अच्छा, तो इसमें लिख दो, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। रिलेशन लिख देना, T समानुपाती S, T समानुपाती S, लिख लिया होगा। ओके, कंप्लीट। देन तीसरा पॉइंट लिखो अब, ये दाब का प्रभाव, तीसरे हेडिंग है ना, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। लिखो भाई, इसमें ठोस तथा द्रव अवस्था असंपीड्य होती है, असंपीड्य होती है। समझ गए होंगे ना असंपीड्य का मतलब अणु को अगर आप दाब लगाओगे तो पास पास नहीं आएंगे, वो जितना है उतना ही रहना चाहते हैं, है कि नहीं। असंपीड्य होती है, अतः इन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः इन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लाइन चेंज करके लिखना, गैसीय अवस्था में दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। जिसकी व्याख्या
जिसकी व्याख्या हेनरी के नियम से की जाती है, जिसकी व्याख्या हेनरी के नियम से की जाती है। सही है। अच्छा, मतलब दाब की व्याख्या करता है हेनरी का नियम। अब क्या व्याख्या करता है क्या नहीं करता वो पढ़ेंगे हम, तो हेडिंग डाल लो बेटा हेनरी का नियम। मतलब दाब के प्रभाव में ये बेटा हेनरी का नियम ध्यान रखना उसी के अंदर, इसलिए मैंने वो लाइन लिखवा दी पहले, है ना। अब हेडिंग डाल दो हेनरी का नियम। कहने का मतलब ये, अगर दाब का प्रभाव पूछे तो हेनरी का नियम बताना पड़ेगा, है ना। किस चीज की व्याख्या करता है ये बेटा? दाब के प्रभाव की। कैसे करता है वो पढ़ेंगे, सुनो ध्यान से, है ना। देखो इन साहब ने 2 स्टेटमेंट दिए। पहली बात तो ये बताई, ये कोई पात्र है, इसके अंदर ये कोई लिक्विड है, अरे वाह ज़्यादा गर्म कर दिया, सही है। इस लिक्विड के ऊपर कोई गैस होगी, ठीक है। मतलब हम इसको गर्म कर रहे हैं ना, गर्म करने पर गैस बनेंगे, द्रव वाला ये लिक्विड फॉर्म में अभी, और ये वाला कौन सी फॉर्म में? गैसीय अवस्था में। तो भाई जैसे गर्म किया है तो लिक्विड धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस पात्र को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब हेनरी साहब भी क्या बताते हैं कि बंद पात्र है। देखो बेटा गैस बन गई, अब मैंने पात्र बंद कर दिया तो गैस बाहर नहीं जा रही। गैस क्या करेगी, गैस के अणु वापस इस द्रव पर क्या करेंगे? दाब लगाएंगे। गैस के जो अणु है ना वो ऊपर जाके इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होंगे, संघनन वाला प्रोसेस भी होता है, वापस आपस में जुड़ेंगे, ठंडे होके वापस लिक्विड में आएंगे। लेकिन जो गैस के रूप में वो इस द्रव की सतह पर दाब लगाएंगे। भाई एग्जैक्टली क्या है ना, ये गैस के अणु चारों तरफ दाब लगाएंगे, इनको तो बाहर निकलने की जगह चाहिए, ठीक है। और हमने पैक कर दिया ऊपर से, तो वापस उधर से टकरा करके और इस द्रव की सतह पर दाब लगाएंगे। हर एक अणु अपना एक दाब लगाएगा, इसको कहते हैं उसका आंशिक दाब। उसको क्या कहते हैं बेटा? उसका आंशिक दाब। और इन सब का अणु जो दाब लग रहा है वो टोटल दाब हो गया। सारे मिलाकर के कितने लगा रहे हैं? सपोज इसके अंदर मैं 2 चीजें मान लेता हूं, एक रहा होगा ए और एक रहा होगा बी, तो जो गैस बने होंगे वो भी ए और बी बने होंगे। दोनों के तो जाएंगे थोड़े थोड़े, अलग अलग जाएंगे, कोई कम कोई ज्यादा, वो बात अलग है। तो ए के भाई ए के केवल ए के अणु छांट लो, उसके अणु कितना दाब लगा रहे तो ए का आंशिक दाब बनेगा। बी के अणु जो बच गए वो इस द्रव पर जितना दाब लगाएंगे वो बी का आंशिक दाब हो गया। और दोनों के दाब को आपस में जोड़ दें तो हम कह देंगे कुल गैस का दाब है। समझ गए? उस पूरे गैस के दाब को हम नाम देते हैं बेटा वाष्प दाब। पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पूरी गैस के जो गैस बनी ना यहाँ ए बी सी डी जो भी होंगे, जितने भी होंगे 2 3 4 5 10 कुछ भी हो सकते हैं ना, वो सब के सब इस द्रव की सतह पर कितना दाब लगा रहे हैं उसको सबको मिलाकर के क्या नाम देते हैं? वाष्प दाब। अकेले ए की बात करो तो ए का आंशिक दाब, बी की बात करो तो बी का आंशिक दाब, है ना। उसको वाष्प दाब के रूप में भी लिख सकते हैं कि आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, है ना। समझ गए क्या? ठीक। तो हेनरी साहब ये बताता है कि इस आंशिक दाब, भाई इसके दाब की वजह से विलय पर द्रव पे दाब लगेगा, है ना। तो अब क्या कर रहे हैं बेटा, एक तो सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया कि आप बाहर से दाब अप्लाई कर दो अलग से, सही है। उससे पात्र ऐसे पास आएगा तो ये जाके इस पे ज्यादा दाब लगाएंगे, मतलब ज्यादा अणु इस विलय के अंदर वापस डिजोल्व हो जाते हैं। तो एक तो जो अभी पढ़ा ना अपने लाइन वही था कि विलेयता जो है ना, विलेयता जो है ना सीधा सीधा दाब के क्या होती है बेटा? समानुपाती। यही पढ़ा हमने। कितना दाब बढ़ा लो विलेयता बढ़ती जाएगी, दाब बढ़ाते जाओ विलेयता बढ़ती जाएगी, है ना। अच्छा, लेकिन इन साहब ने इसी स्टेटमेंट को, ये तो एक तरीका हो गया इसका, दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया, है ना। इन्होंने क्या कहा, भाई पहली बात तो कह दी कि जो दाब होगा ना वो समानुपाती किसके? विलेयता के। दाब जितना ज्यादा उतनी ज्यादा विलेयता, दाब जितना कम उतनी कम विलेयता। फिर इसने एक और बात बताई कि इनकी वजह से जो वाष्प दाब लग रहा है ना वो भी विलेयता को प्रभावित करते हैं, है ना। तो उस वाष्प दाब की कही इन्होंने कि ये वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है? इनके हिसाब से
इन सब के हिसाब से इन्होंने कहा कि गैस के अणु, चाहे ए का लग रहा है तो ए की वजह से, बी का लग रहा है तो बी की वजह से, ये जो वाष्प दाब है ना, ये वाष्प दाब समानुपाती होता है उसके मोल अंश के। अरे ए की बात करोगे तो ए का मोल अंश निकाल लो x से, बी की बात करोगे तो बी का मोल अंश निकाल लो x बी। इन सब के हिसाब से जैसे मैं अगर ए की बात कर रहा हूँ, ए के वाष्प दाब की, तो ए का मोल अंश लेंगे, बी के वाष्प दाब की बात करूंगा तो पी भी लिख दूंगा उसको, तो बी का वाष्प दाब लेंगे ना। तो क्या कहा इसने, जो वाष्प दाब होता है वो उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। जो वाष्प दाब होता है वो उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये था, अगर मैं बात कर रहा हूँ ना ए अवयव की, तो इसको ऐसे लिखूंगा पी ए समानुपाती एक्स ए। अगर मैं बात कर रहा हूँ ना बी अवयव की, तो इसको लिखूंगा पी बी समानुपाती एक्स बी। सही है क्या? अरे बात समझ में आई? समझ में आई? फिर इन्होंने कहा कि समानुपाती को हटाओ, तो यहां एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको लिखते हैं के एच, है ना, ठीक है। इसी को के एच को बोलते हैं बेटा हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक, हेनरी नियतांक या स्थिरांक, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। इसका मान है ना फिक्स नहीं है भाई, जैसे नॉर्मली अपन कांस्टेंट देखते हैं ना, उनके सबके मान फिक्स होते हैं, इसका मान फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करेगा विलायक के हिसाब से। भाई जो विलायक ले रहे हो उसके हिसाब से सबका अलग अलग आएगा, तो हम रट नहीं सकते इसको। पानी ले रहे हो, जाने कौन कौन से विलयन ले रहे हैं, अलग 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 अलग, है ना, तो सबके हिसाब से केएच का मान सबका अलग अलग आता है। तो हमको कोई वैल्यू याद नहीं रखनी, बस विलायक पर निर्भर करता है, खत्म बात। किस पर निर्भर करता है? विलायक की प्रकृति पर। किस पर निर्भर करता है? विलायक की प्रकृति पर। जैसा विलायक वैसा केएच का मान। क्लियर बात? दूसरी बात, जब कभी भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना बेटा, तो केएच का मान बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच का मान क्या होता है? बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्या कह रहा हूँ बेटा? टेम्परेचर बढ़ाने पर केएच का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर हो रही है क्या बातें आपको? ये समझ में आ रही है ना? ठीक है, यहाँ से समझते चलना, दोनों बातें इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ना। ठीक है, क्या क्या समझाया अभी तक तुम्हें? पहली देखो, इसने दो स्टेटमेंट दिए। पहला तो कह दिया जो विलेयता वो दाब के समानुपाती होती है। फिर इसी को मोल अंश के रूप में कहा इन्होंने, कि क्या कहते हैं कि जो किसी भी गैस के द्वारा जो वाष्प दाब होगा ना, वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। एक्स को मोल अंश ही बोलते हैं, मोल भिन्न मोल प्रभाव इसके समानुपाती होता है। समानुपाती को हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, तो P बराबर के एच एक्स। कॉन्स्टेंट क्या लगाया? के एच, उसको बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। इसका मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर के एच का मान भी बढ़ता है। मतलब आपने कोई द्रव लिया, जैसे H2 ले लिया, तो H2 का के एच का मान कुछ भी होगा फिक्स, लेकिन अगर आपने ताप बढ़ा दिया तो वो के एच का मान फिक्स नहीं है, वो चेंज हो जाएगा। समझ गए? तो विलायक की प्रकृति के साथ साथ ताप पर भी निर्भर कर रहा है, जो समानुपाती होता है। ठीक, इधर क्या कहा बेटा? इसको भी ऐसे कर लो, तो पी ए मैं बराबर लगाऊंगा तो क्या रहेगा? के एच एक्स ए। सही है क्या? इधर भी ऐसे कर लो, पी बी बराबर क्या हो जाएगा? के एच एक्स बी। उम्मीद है बातें क्लियर हुई होगी आपको ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गई बातें? ठीक है, तो यही हेनरी साहब का नियम है। क्लियर हुआ ना? ठीक, लिखो भाई, हेनरी का नियम हेडिंग डाल रखी है ना, लिखो इसमें। पहले तो एक लाइन लिख लो भाई, किस काम में आता है ना, लिखो, यह गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता तथा दाब के मध्य संबंध बताता है। गैसों की द्रव में विलेयता तथा दाब के मध्य संबंध बताता है। दाब के मध्य संबंध बताता है। समझ गए क्या इस बात का? अरे बात समझ में आ गई क्या? किसी गैस को द्रव में घोल रहे हैं तो उसका दाब के अकॉर्डिंग क्या प्रभाव पड़ेगा ना। अब नियम लिखते हैं, लाइन चेंज करके लिखना। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर स्थिर दाब पर किसी द्रव की
किसी द्रव की गैस में विलेयता विलयन या द्रव की सतह पर विलयन या द्रव की सतह पर विलयन या द्रव की सतह पर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। आंशिक दाब के समानुपाती होती है। क्या ये लाइन समझ में आई क्या आपको? किसी भी द्रव में गैस को घोलेंगे, उसकी जो विलेयता है उस द्रव या गैस या जो विलयन है उसकी सतह पर जो दाब लगेगा उसको आंशिक दाब कहेंगे, उसके समानुपाती होती है ना। इतना लिख दो, S समानुपाती P, बस इतना ही लिखना भी है ना, S समानुपाती P। अब नेक्स्ट लाइन में फिर लिखो, लिखिए बेटा, वाष्प प्रावस्था में गैस का आंशिक दाब अच्छा कौन सा आंशिक दाब? P की बात कर रहा हूं ना, ब्रैकेट में लिख लो P। गैस का आंशिक दाब P विलयन में गैस के X क्या होता है बेटा? मोल भिन्न। विलयन में गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। लिख लिया? तो अब यहां से लिखो आप, है ना, यहां से लिखो पहले तो P समानुपाती X, उसके बाद लिख दो P बराबर KHX, मतलब पहले और दूसरे दोनों, है ना। P समानुपाती X और P बराबर KHX लिख दिया। जहां KH हेनरी स्थिरांक है, जहां KH हेनरी स्थिरांक है, जिसका मान किस किस पे निर्भर करता है बेटा? विलायक की प्रकृति, ऐसे करो, विलायक की जगह गैस लिख लो डायरेक्ट, है ना, गलत है विलायक, है ना, विलायक की जगह गैस लिखो बेटा, ना। गैस की प्रकृति, गैस है अलग अलग, वो अलग अलग, जिसका मान गैस की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। गैस की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है।
अब वो गैस की प्रकृति की तो कोई व्याख्या कर ही नहीं सकते अपन, सबके लिए अलग अलग मान है ना, पर ताप को समझ सकते हैं इसलिए ताप के लिए लिखेंगे। तो लाइन चेंज करके लिखना, ताप बढ़ाने पर KH का मान भी बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर KH का मान भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये लिख देना बेटा KH समानुपाती T, इस वाली चीज को लिख देना KH समानुपाती T। KH समानुपाती T। उम्मीद है ये हेनरी का नियम आपको समझ में आया होगा, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए। ठीक है, हेनरी का नियम दो तरीके से डेफिनेशन देते हैं। हेनरी का नियम क्या है, अगर आता है तो दोनों ही लिखनी है, कोई एक नहीं, दोनों ही लिखनी है। पहले लिख देना कि जो विलेयता होती है वो वाष्पदाब के समानुपाती होती है, फिर उसके बाद बताओगे जो वाष्पदाब है वो मोल अंश के समानुपाती होता है, फिर उसके बाद में समानुपाती हटा करके KH। कम नंबर का है तो बस केवल लैंग्वेज लिख के फटाफट इसको लिख दो, ज़्यादा टाइम नहीं। और अगर थोड़ा सा एक भाई आधे नंबर का ही दे रहा है तो दोनों डेफिनेशन लिख के इतना ही लिख दो डायरेक्ट, है ना। पर अगर मान लो 1 नंबर या 1.5 नंबर में दे रहा है तो इतना लिख करके उसमें KH की भी बता दो और उसके बारे में भी लिख दो कि गैस की प्रकृति और KH पर निर्भर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। बाकी ज़रूरत नहीं है फिर, है ना। हेनरी के नियम में मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है ये, पर फिर भी नंबर के हिसाब से देखना पड़ता है क्या बताना है क्या नहीं बताना। पर चाहे आधे ही नंबर में पूछे दोनों डेफिनेशन बतानी है बेटा, है ना, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर हुई क्या बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, अब देखो इसके बीच का एक ग्राफ है छोटा सा, वो समझा देता हूँ आपको ना। बेटा देखो ये जो लाइन है ना, ये क्या आया, P बराबर KHX, यही आया। इसको अगर मैं तुलना करूँ ना एक सरल रेखा इक्वेशन है ना भाई, लीनियर इक्वेशन आती है ना, y बराबर mx प्लस सी, तो c तो 0 है, c है ही नहीं ना इसमें, तो c नहीं है मतलब 0 से स्टार्ट होता है, c होता तो वहाँ से स्टार्ट होता ग्राफ। उसके बाद में क्या है बेटा कि ये x यानी x एक्सिस पर तो मोल अंश रखने हैं, मोल भिन्न, मोल अंश, मोल प्रभाव, जो भी लिखना चाहो आप x। ये y पर क्या है बेटा, वाष्प दाब, है ना, मतलब दाब लिख दो या वाष्प दाब लिख दो, वो आपकी इच्छा। ये P, ये बात समझ में आ रही है आपको। x पर तो x लिखा, y पर P लिखा, तो ये जो लाइन बनती है देखो, जब समानुपाती रिलेशन होता है तो सीधी बात है स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन सीधी ऊपर नीचे कहीं भी आ सकती है ना, इसके थोड़ी नीचे भी बन सकती थी, थोड़ी ऊपर भी बन सकती थी, वो कोई इशू नहीं बनता। क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसमें ये बात कर रहे हैं बेटा हम, अच्छा विलेयता के हिसाब से वो चीज़ें चेंज होती रहती है ना। अब ये बात कर रहे हैं हम कि इसका अगर ढाल की बात करूँ मैं, इसके अगर ढाल की बात करूँ, ढाल मतलब इनका जो भाई एंगल आता है ना बेटा, ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल है ना, ठीक है। तो ये जो थीटा एंगल है भाई, उसको टेन थीटा के रूप में ढाल या प्रवणता बताते हैं ना m, है ना, कैसे लिखा था, टेन थीटा, जिसको हम प्रवणता m से बता देते, वो मान किसके बराबर होगा, KH के बराबर होता है ना, ठीक है। तो इसको भी बना लो आप, है ना। उम्मीद है कैसे बनाया वो तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। इस लाइन को यहाँ से मिटा देता, वो नीचे बना दिया अपन ने थीटा, टेन थीटा, जिसी को ढाल बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं इंग्लिश में ना, वो m के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और KH के बराबर होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हेनरी नियम के अनुप्रयोग है, 3 छोटे छोटे अनुप्रयोग हैं, उनको डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू।